नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में 9 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे क्लास को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास के तहत मिजोरम के बाद पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राइट आंसर था विकल्प नंबर सी यानी कि गोवा। अच्छा, इस सीरीज की बात करें तो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं, मूल रूप से बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं तो निश्चित तौर पर यह सीरीज आपके लिए उपयोगी रहेगा। अच्छा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। इस कोर्स के माध्यम से हमारे जो तमाम स्टडी मटेरियल है वो आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे। जो इसकी बेनिफिट है यहाँ पर दर्शाई गई है। अच्छा, आपको बता दूं, मंथली करंट अफेयर्स की हमारे सीरीज चलती है, जो कि जनवरी से लेकर 2025 में बात करें तो जनवरी से मई तक का मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो संग्रह है वो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो फॉर्मेट में। साथ ही इसका पीडीएफ, सभी जो पीडीएफ है, जो 2 पीडीएफ आपको मंथली करंट अफेयर्स का मिलता है, इस कोर्स में अपडेट कर दिया गया। आप लोग एप्लीकेशन पे जाके इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा और उसमें एक पीडीएफ प्रिंटेबल है जो कि आपको प्रिंट भी करना है, ताकि चीज़ों का बेहतर तरीके से याद करें, उसे पढ़ें, बार बार रिविजन होता रहे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और साथ ही इसका आपको टेस्ट भी उपलब्ध किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें, थोड़ी सी जानकारी ये अभी हाल ही में कोर्स लॉन्च हुई है, इसको लेकर दे दूं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए। मूलतः ये कोर्स की हम बात करें तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स का संग्रह मिलेगा और ये एक्चुअली एग्जाम तक मिलता रहेगा। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये एग्जाम तक की है। और इसमें टेस्ट सीरीज जो मिलेंगे, टोटल 125 टेस्ट होंगे, जिसमें 15 जो होगा वो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो प्रॉपर मॉडल सेट होता है वो। करंट अफेयर्स के 20 टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की संख्या उसमें 90 होगी और सभी का टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ये टेस्ट सारे डिजाइन किए गए हैं। आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू इसमें भाग ले सकते हैं, जो लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। और ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आप सबों के बीच है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF अर्थात स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है। देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार को। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिए, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप इसे रेगुलर वे में देखते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जिस प्रकार से चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स में आपको इतना दक्ष बना देगा कि आपको कहीं पर आश्रित रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कि यहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है टाइगर को लेकर, एक्चुअली प्रश्न क्या था, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है। दरअसल बिहार में जो एकलौता टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि राज्य का पहला व एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, अभी पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर बाघों की संख्या ये बढ़ी है, जिससे कि उसके बीच आपसी लड़ाई जो है वह भी बढ़ गया है। और इससे क्या होता है कि शेर एक दूसरे को घायल कर देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ घायल अवस्था में लंबे समय तक रहने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। तो इसी चीज को देखते हुए अभी हाल ही में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। दरअसल VTR प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अभी हाल ही में सरकार ने मंजूरी भी दे दी। अच्छा, यह कदम न केवल बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि वन क्षेत्र में सक्रिय शिकारी गिरोहों की गतिविधियों पर भी प्रभावी रोक लगाएगा। तो ये कुछ चीजें खास करके यहाँ पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग के लिए जवानों को विशेष रूप से, जो खास करके इसके जवान होंगे STPF के, विशेष प्रशिक्षण के लिए इन्हें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। लेकिन दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के कैमूर जिले में काफी लंबे समय से प्रस्तावित है। अच्छा, पिछले साल इसको जो कैमूर में प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व, इसको भारत सरकार से मंजूरी भी मिले थे। हमने पिछले साल इसके बारे में बताया था। अच्छा, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर देखें तो वीटीआर में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है और पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा गया है, मतलब पिछले कई वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है जब यहाँ पर 50 का आंकड़ा को पार किया, लेकिन ये घटकर शायद 18 हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, ये 54 हुई है बढ़कर। तो इसी का परिणाम है यहाँ पर खास करके जो टाइगर है वो आपस में लड़ते रहते हैं और इसी चीज को लेकर खास करके यहाँ पर ये घोषणा किया गया है। अच्छा, बात हो रही यहाँ पर टाइगर की, तो ऐसे में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब क्या उद्देश्य हुई थी, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत कब हुई थी? 9 अप्रैल 2023 को। और ये किस अवसर पर? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1 अप्रैल 1973 को अस्तित्व में आया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इसका 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के मैसूर में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति कही जाती है, जो 7 बड़ी स्पीसीज है, इसको संरक्षण प्रदान करने की दिशा में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई थी। और ये आपको ध्यान रखना है कि कजान, रशिया में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, यहाँ पर ये जो भारत सरकार की पहल है, इसे स्वीकार किया गया था ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग जानते हैं 1973 में 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये अस्तित्व में आया था। अच्छा, उसी तरह से प्रोजेक्ट चीता को लेकर भी ध्यान रखिए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया था। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? बिहार सरकार द्वारा कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया, ये प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 आयोग का भी हाल ही में गठन किया गया है। आइए संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए, किस उद्देश्य से? तो विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है। अब ये 3 नए आयोग कौन कौन से हैं? एग्जाम पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ये इंटरव्यू तक आपको पूछा जा सकता है। देखिए, इन 3 नए आयोग में अनुसूचित जनजाति आयोग, स्वर्ण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, सरकार द्वारा गठित इन आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है और आपको ध्यान रखना, सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों तक रहेगा। अब यहाँ पर तीनों आयोग को लेकर जानकारी हमने दिया है, आप चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्वर्ण आयोग की बात करें तो यह स्वर्ण जाति के हितों की रक्षा के लिए गठित किया गया है। इसमें 5 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं। जबकि अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसमें कुल 11 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष को शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इसमें कुल 5 सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए और ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। एक बहुत बड़ा चर्चा का ये विषय है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अच्छा, तस्वीर में यहाँ पर जो नीतीश कुमार के आप साथ में देख रहे हैं, एक सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा है, जो कि इस समय अगर हम देखें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी बिहार के वित्त मंत्री हैं, इसमें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में देख रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे ये तस्वीर क्या है, मान लीजिए एग्जाम में सपोज कीजिए कि इमेज वाले भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए, इस तरह का इमेज रहेगा क्वेश्चन पेपर में और साइड में क्वेश्चन रहेगा कि ये तस्वीर किस चीज को इंगित कर रहा है। ध्यान रखिए, ये बिहार की राजकीय चिन्ह है। बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? 2 स्वास्तिक। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है। 2 स्वास्तिक के बीच में जो बौद्धि वृक्ष आपको दिख रहा है, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बात करें यहाँ पर बिहार कैबिनेट के बारे में, तो बिहार कैबिनेट के बारे में जो
खास करके जो चर्चित विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच हमने रखा है। ये सभी को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए, सपोज कीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि बिहार के स्वास्थ्य व कृषि मंत्री कौन है, तो अगर आपको मालूम होगा तो 1 अंक आप एकदम आसानी से यहाँ पर अर्जित कर लेंगे। अगर कंफ्यूजन होगा, उसे बनाने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा, और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तो वहां पर बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा नया मंत्रिमंडल को लेकर खास करके। चलिए, अच्छा, बिहार के कृषि और स्वास्थ्य मंत्री इस समय है मंगल पांडे। चलिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, खीचन और मिनार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जिन्हें अभी हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, मई महीने वाला जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, जो बिहार स्पेशल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी रामसर साइट्स को लेकर एक प्रश्न था, और काफी लोग वहां पे कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी संख्या बढ़कर अब 91 होगी, तो वहां पर हमने 89 बताया था। दरअसल ये अभी हाल ही में सूची में शामिल हुआ है, तो मई महीने वाले वीडियो में आपको कैसे बता दूं, इसलिए हमने वहां पर ये नहीं बताया था, और जो कंटेंट तैयार हुआ था उसमें हुआ भी नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए लग रहा है कि वो डेटा गलत है, डेटा गलत नहीं है, वो मई महीने वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर खीचन और मीनार की, तो ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर संबंधित तथ्यों को विस्तार में देखते हैं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले में, दरअसल ये 2 जिले में ये दोनों स्थल है, राजस्थान के उदयपुर जिले के मीनार और जोधपुर जिले के खीचन को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड सूची यानी कि रामसर साइट्स की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइटों की जो संख्या है वो 91 हो गई है। इससे पहले कितना था? तो 89 था, अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 91 हो गया, यानी कि 2 इसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है, तो बढ़कर कितना हुआ? 91। अच्छा, रामसर साइट्स दरअसल होता क्या है? दरअसल ये एक प्रकार का आर्द्र भूमि साइट होता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में यूनेस्को द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, और इस संधि के तहत किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर साइट्स की संज्ञा दी जाती है। और ये जब उसे ये अधिकार मिल जाता है या फिर जो मान्यता मिल जाता है, तो ऐसे वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग प्रदान किया जाता है। एक प्रकार से उसे मान्यता दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही एक्चुअली इस संधि के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा, ये सारी बातें तो रही यहाँ पर नए स्थल जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर पिछले साल 2024 को लेकर बिहार के संदर्भ में यहाँ पर एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। आई होप कि हमने जो पढ़ाया, कई बार हमने डिस्कस किया है, और ये मुझे लगता है कि ये चीजें आपको याद होंगी। ध्यान दीजिए, पिछले साल 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के 2 स्थलों, जो कि दोनों स्थल जमुई में है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया था। अब यहीं पर आपको नहीं रुकना है, बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना है, हालांकि बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील अब तक बिहार का एकमात्र व पहला रामसर साइट्स था, जो कि नवंबर 2020 में से मान्यता मिला था। लेकिन अब बिहार में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। तो अब कोई आपसे पूछे बिहार में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो बेगूसराय का कांवर झील, जमुई का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कुल मिलाकर इसकी संख्या 3 है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है पक्षियों की, तस्वीर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गोरैया पक्षी है। ये बिहार की राजकीय पक्षी है, आप लोग जानते हैं, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में जो मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो 2025 का विश्व गोरैया दिवस का थीम है और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर। ये ध्यान यहां पर आप लोग रखेंगे। तो फिलहाल यहां पर इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, अच्छा, पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे थे, तो इस वर्ष 2025 में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? देखिए, इसकी अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इसके हम विषय की भी चर्चा करेंगे, यानी किस थीम पर ये आधारित रहा। देखिए, इस वर्ष अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण दिवस की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दरअसल 5 जून को ही प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना या फिर इसको समाप्त करना, एक्चुअली वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये पर्यावरण दिवस की 52वीं वर्षगांठ की विषय है, यानी कि थीम है।
एक चीज समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के नेतृत्व में यह आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित किया गया है। एक्चुअली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं पर्यावरण दिवस की, जो मुख्य जो आयोजन है यहाँ पर दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आयोजित हुआ है। और आपको बता दूं, दरअसल 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया था, और तभी से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता आ रहा है। अच्छा, भारत ने, अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत ने वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी, लेकिन इस वर्ष 2025 में मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। कहां पर? तो जेजू द्वीप में। तो ये सारी बातें फिलहाल यहां पर आपको ध्यान रखना। शुरुआत कब हुई थी, कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, इस वर्ष का थीम क्या है, कौन सा देश इसकी मेजबानी क्या है, और भारत ने इसकी मेजबानी कब किया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यही कुछ 4 से 5 पॉइंट है जो फिलहाल यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि चिनाब नदी पर। आप लोग जानते होंगे, मीडिया वगैरह में सुर्खियों में है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर ये रेल जो ब्रिज है इसको आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में 6 जून को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है, चिनाब नदी पर बना है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट विशेष रूप से आप याद रखेंगे। देखिए, यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का एक प्रकार से हिस्सा है, जो कि जम्मू कश्मीर को पूरे साल रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। और यह पहली बार होगा जब यहाँ पर मतलब इस तरह की सेवा बहाल हुई, यानी शुरू हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मतलब जरूरी भी था। जिस प्रकार की बातें यहाँ पर चली आ रही, मतलब पूरा संपर्क उस तरह से नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर ये बन गया है तो पूरे साल एक समान यातायात का यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होगा रेल मार्ग के माध्यम से। तो ये किस परियोजना का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक की जो परियोजना है, ये इसका मतलब हिस्सा है। अच्छा, इस पुल की बात करें तो तल से ये 359 फीट यानी कि 1178 फीट ऊंची है, जो कि पेरिस अवस्थित एफिल टावर जो है, ये आपको ध्यान रखना, इससे 35 मीटर अधिक ऊंचाई है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है इससे मतलब खास करके एफिल टावर जो उससे अधिक है। और जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर इसकी कुल लेंथ है, यानी कि लंबाई है इस ब्रिज की। एक बात और ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की पहली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर इन्होंने रवाना किया है। दरअसल ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात यहाँ पर हम एफिल टावर की बात कर रहे हैं, तो एफिल टावर में जो खास करके जो लोहा स्टील आदि लगा हुआ है, तो उससे बहुत अधिक यहाँ पर इसमें लगाया गया है। ये तस्वीर में आपको बहुत छोटा दिख रहा है, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तल से 1178 फीट वो ऊंचा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान रखिए, एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंची है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और साथ साथ लंबाई भी तकरीबन 1315 मीटर है, तो कितना इसमें स्टील लगा होगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर जो खास करके हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया, ये इसका रोड मैप है जो कि आपको यहाँ पर मतलब दर्शाया गया है। चलिए, ये और इस तरह की पहली सेवा है जो यहाँ पर श्रीनगर में शुरू हुई है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, जो कि भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और आपको ध्यान रखना, यही सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखा, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था। एक्चुअली ट्रेन 18 अगर हम बात करें क्यों नाम दिया गया था, दरअसल 2018 में यही बनकर तैयार हुआ था, इस वजह से इसका नाम ट्रेन 18 दिया गया। लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ, और संशोधन के पश्चात ये आपको ध्यान रखना वंदे भारत एक्सप्रेस इसे नाम दिया गया। आपको ध्यान ये भी रखना है कि 15 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था। और लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी, पहली बार ये कहाँ पर चली थी 15 फरवरी 2019 को, तो ध्यान रखिए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाए गए थे। और मार्च 2023 में सुरेखा यादव जो महाराष्ट्र की है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले देश की पहली महिला लोको पायलट बने थे। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने कई बार पहले भी आपको दिया है, और आपको हमने ये भी बोला कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी। बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है। महाराष्ट्र में एक जगह है देवलाली, वहां से दानापुर बिहार तक पहली किसान
किसान रेल चली थी 2020 में, और एग्जाम में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, भारत में अगर ट्रेन के इतिहास की बात करें तो जरूर इसको ध्यान रखें, कब से कब तक चली थी, किनके शासनकाल में चली थी, कहां से कहां तक चली थी। बहुत बेसिक सा मतलब ये पॉइंट है, लगभग सभी लोग आप में से जानते हैं, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी मंच के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए, अभी इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला, अरविंद कृष्ण और तोशियाकी हिगशिहारा, इन तीनों को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, फाइनल आंसर है डी नंबर। ध्यान दीजिए, इस पुरस्कार की हम बात करें तो अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी मंच ने अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित 8वें वार्षिक लीडरशिप समिट 2025 में 3 प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार नेताओं को 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन सम्मानित व्यक्तियों में देखें तो इसमें आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, और साथ ही साथ भारतीय मूल के जो है IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्णा, और इसके अतिरिक्त जापान के हिताची के कार्यकारी अधिकारी, जो कंपनी हिताची है इसके कार्यकारी अधिकारी तोशियाकी हिगाशिहारा, इन तीनों को यहाँ पर देख रहे हैं, इन तीनों को भी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन तीनों को ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो ये पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अमेरिका भारत जापान आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, साथ ही साथ सीमा पर नवाचार और निवेश तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करते हुए या फिर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इन 3 लोगों को इस वर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, बात यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला की हो रही है, तो कुछ समय पहले ये जानकारी हमने आपको दिया था कि वर्ष 2023 में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बहुत बड़ी पुरस्कार है जो कि दशक का बिजनेस लीडर के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, और वहीं पर 2023 में ही उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान जो कि पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? तो 2023 में। अच्छा, बात यहां पर पद्म पुरस्कारों की हो रही है तो बिहार को लेकर हमने डिटेल में चीजें आपको बतलाया है कि इस वर्ष बिहार को पद्म पुरस्कारों में कौन कौन सा पुरस्कार मिला है और किस किस कैटेगरी में मिला है, यहां पर वो चीजें हमने लिख दिया। इस बार अगर हम बिहार की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में बिहार को 7 पुरस्कार मिला है। एक तो पद्म विभूषण का मिला शारदा सिन्हा को, एक पद्म भूषण का सुशील कुमार मोदी को, और इसके अतिरिक्त पद्मश्री का 5 पुरस्कार यहां पर मिला किशोर कुणाल, भीम सिंह भविष्य, निर्मला देवी, हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज। और किस क्षेत्र के लिए मिला है यहां पर वो मतलब हमने दर्शा भी दिया है। तो 139 महान हस्ती को 2025 में ये पुरस्कार मतलब दिया गया है, जिसमें से कि 7 पुरस्कार बिहार को मिला है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि यहां से पहले भी 2023 में एक्चुअली में 2023 में यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था सुभद्रा देवी के बारे में, जो कि पेपर मेसी कला से संबंधित थे। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और है कला के बारे में बात करें तो निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, ये सूजनी कला से संबंधित है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, एकदम छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। भले ही एग्जाम में नहीं पूछा जाए, ये संभावना तो बन रही है ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो संभावना के अकॉर्डिंग हमें इसे याद रखना पड़ेगा, चाहे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, ये ध्यान रखिए। अगर पढ़े रहेंगे एग्जाम में पूछे जाएगी तो निश्चित तौर पर हम उसे हल करेंगे, हमें पछतावा भी नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम की बात हो रही है तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो ये कोर्स एप्लीकेशन पे संचालित हो रही है, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये तमाम चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी में आपको करंट अफेयर्स का भी कोर्स इंक्लूड किया गया है, यानी करंट अफेयर्स की अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है प्रत्येक सप्ताह में 2 टेस्ट का आयोजन हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला टेस्ट जो आपको मिलेगा 11 तारीख को शाम के 9 बजे, और प्रत्येक मतलब जो टेस्ट होते हैं निर्धारित समय पर इसमें पार्टिसिपेट आपको करना है। और आपको ये ध्यान रखना है इसमें 220 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं, जो एक्चुअली फुल लेंथ टेस्ट है, जो फुल टेस्ट है वो अपडेट हो रहा है, और प्रत्येक सप्ताह में 2 टेस्ट आपको मिल रहा है। जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर हमने मेंशन किया है 11 जून 2025 को 9 बजे इसका 8वां टेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, जो टेस्ट आपका छूट चुका है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर अगर छूट चुका है तो कैसे उसमें भाग लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट आपका छूट चुका है वो टेस्ट अब भी आप दे सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेटर को हाल ही में डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। डेटॉल कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, एक बड़ी कंपनी है। और ध्यान रखिए अभी हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, एक चीज आपको मालूम होगा, महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट से संन्यास लिए थे उसके कुछ क्षण पश्चात सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा की थी। और आपको बता दूं ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब संन्यास जो लिए थे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना था। और आपको बता दूं जब मैं ग्रेजुएशन में था और मगध यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और आपको ध्यान ये रखना है कि जो वहां पर 50 अंक जो खास करके सामान्य ज्ञान से होते हैं, वहां पर यही प्रश्न एक था उसमें से कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित हैं। बहुत बेसिक सा था, तो ये चीज ध्यान है कि कई बार होता है क्या है किसी भी एग्जाम में, कई बार ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी ये जनरल सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो लो क्वालिटी के ही होते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से वो ध्यान रखना। करेंट अफेयर्स या फिर जीके जीएस में तो यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यही चीजें मैटर करती है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते। अगर कोई छोटा भी पॉइंट अगर आप नहीं जानते तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है, वो बहुत कठिन है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान आपको रखिएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य भारत सरकार ने हाल ही में डैश नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है उम्मीद, यानी कि विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद पोर्टल अभी लॉन्च किया है। देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 6 जून 2025 को उम्मीद नामक एक, आपको ध्यान रखना है, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास, मतलब इसका अगर हम बात करें तो ये फुल फॉर्म है। ये पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और आपको ध्यान रखना, यह पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा, साथ ही साथ ये पारदर्शी बनाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसे पूरी तरह से स्पष्ट करेगा, इसे पारदर्शी बनाएगा। और ये ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए इस पोर्टल के माध्यम से सभी वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस वजह से इस उद्देश्य भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद। अब चूंकि बात हो रही है वक्फ की, तो इससे संबंधित दरअसल 2-3 पॉइंट यहां पर हमने लिखे हैं, ये चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ाया है। आइए एक नजर इस पर देखते हैं। 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी, या फिर जो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिले थे। किसे? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को। कब? तो 5 अप्रैल 2025 को। अब समझिएगा, दरअसल यहां पर 2 अप्रैल को बात करें तो 2 अप्रैल को इसे लोकसभा, जो कि संसद का निचला सदन होता है, यहां पर पारित किया गया था, जहां पर इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में इसके 232 वोट पड़े। यानी कि यहां पर ये बहुमत मिली इन्हें, मतलब लोकसभा में इस बिल को बहुमत मिली। इसके अगले दिन 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा के बाद इसे राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन होता है, यहां पर पेश किया गया और यहां पर भी इसे मंजूरी मिली। इसके पक्ष में 128 वोट, जबकि विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों जगह पर बहुमत मिली, इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पज से आप इसे VVI पॉइंट में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसी संभावना यहां पर हमें नजर आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि हालिया जारी, यानी कि 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ध्यान रखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि सिक्किम जो है इस समय महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार जो सिक्किम है, ये महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य बनकर उभरा है। और ध्यान रखना है, रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए अगर हम शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित राज्यों की बात करें तो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, केरला, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु, ये टॉप 10 राज्य हैं जो महिलाओं की दृष्टिकोण से अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी, इसके आधार पर यहाँ पर मतलब टॉप है, टॉप 10 में शामिल है ये सारे राज्य। तो ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ध्यान रखिए, अपना देश भारत को।
यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत को 26 से 28 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, और जिसका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। अच्छा, ये ध्यान रखें, चूंकि बात यहाँ पर हम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो यह आपको ध्यान रखना, ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये परिषद सतत विकास के 3 आयामों पर केंद्रित है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो मूलतः आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को, मतलब खास करके तीनों आयामों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, ये इसी पर कार्य करती है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें हम, यहाँ पर जो एक्चुअली हम देख रहे हैं इसके बारे में जो बात हो रही है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के। अगर हम 6 प्रमुख अंगों के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है। उससे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के पश्चात ये अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल के जो निवासी हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटेरस, जो वर्तमान में, ये खास करके उनका दूसरा काल है, 2017 में नियुक्त हुए थे, तो वर्तमान समय तक वे खास करके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर कार्यरत है, यह ध्यान रखना है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक्चुअली इसी की बात यहाँ पर हो रही है, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये इसके 6 प्रमुख अंग है, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ये विकल्प नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये सभी इसमें मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा है। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है या फिर चुना है। ध्यान रखिए, 5 देशों को इसके लिए चुना गया है। अब यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। ये ध्यान रखिए, 5 जो देश को चुना गया है, इन देशों में बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया इसमें शामिल है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और अभी हाल ही में जो ये सदस्य चुने गए हैं ये 26 और 27 तक के लिए चुने गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये देश जो है ये स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, गुयाना, अल्जीरिया और सियरा लियोन का स्थान लेंगे, और जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। मतलब ये सारे देश का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इनके स्थान पर ये सारे देश गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी देश हैं जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त है, इन 5 अगर हम देशों में बात करें तो अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में ये भी एक प्रश्न है, अभी हाल ही में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में एना लेना बेरबॉक को चुना गया, जो इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। एना लेना बेरबॉक जो कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, ये अभी हाल ही में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हाल ही में, तो ये प्रश्न है कि हाल ही में 3 जून 2025 को डैश ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते, या फिर कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण ये $3.45 ट्रिलियन को पार कर गया है। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की जो भी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए बनी है, इस कंपनी का नाम है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है। आई होप कि जो चीज़ें यहाँ पर हमने आपको दिया है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो का ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस कोर्स में जाकर आपको जो मटेरियल हम देते हैं यहाँ से आपको डाउनलोड करना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त टेस्ट को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, यही वो कोर्स आपको ज्वाइन करना है। अगर आप 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये
तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगला टेस्ट आपका 11 जून को है 9 बजे शाम में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी शिकायत समाधान चाहिए, यहाँ पर आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी कोर्स को आपको परचेज करना है एप्लीकेशन पे जाके। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया वो हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों, सहपाठियों, भाइयों और बहनों के बीच इस इंपॉर्टेंट क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगी है कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक करके भी हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।